हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ लिया, अब हम अमीनो एसिड पे जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड एक्चुअल में एक ही चैप्टर बायोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं, मैं उसको अलग अलग चैप्टर बोलता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम अमीनो एसिड पे चलेंगे। अमीनो एसिड क्या होते हैं? देखो, अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, उसको क्लासीफाई करने की हमें जरूरत है। कैसे क्लासीफाई करते हैं वो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से लिखना इसको। डिपेंडिंग अपॉन relative position of COOH and NH2 ग्रुप्स। अब देखना जरा ध्यान से, जो चैप्टर का नाम है अमीनो एसिड वो क्यों आया, देखो यहीं से आया। NH2 का आप अमीनो बोलते हो और इसको क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो, है ना। तो अमीनो एसिड यहां से आया ये। तो डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ COH एंड NH2 ग्रुप्स, अमीनो acids are classified into, अलग अलग क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफाइड इनटू नंबर 1 अल्फा अमीनो एसिड, सेकंड बीटा अमीनो एसिड, थर्ड गामा अमीनो एसिड, और फोर्थ है डेल्टा अमीनो एसिड। तो ये 4 टाइप के अमीनो एसिड हम बताते हैं। किसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है ये? NH2 और COH की। अब जैसे ध्यान से देखना, सपोज ये कार्बन है, यहां लगा है COOH, ठीक है। यहां पर मैंने अपनी तरफ से एक R लगा दिया और एक H लगा दिया, ठीक। अब मैं इस कार्बन पर अगर NH2 लगा दूं यहां पे, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया। अल्फा पर क्या लगा है? NH2, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। ऐसा होता है। तो COH के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से, बहुत ध्यान से समझना, आपको ऐसे लेक्चर कहीं मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे, बहुत ध्यान से। COH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और अल्फा पर NH2 लगा है तो क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। इसी तरीके से हम बीटा क्लासीफाई कर सकते। कैसे? जैसे मेरे पास COOH है, एक CH2 ग्रुप यहां, और इस कार्बन पे मैंने एक R लगा दिया, एक H लगा दिया, ठीक है। और यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? NH2। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये क्या हो गया? बीटा। तो अब NH2 कहां चला गया? बीटा पे आ गया ना, मतलब पोजीशन चेंज हो गई NH2 की, तो इसको बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड। इसी तरीके से गामा अमीनो एसिड को बना देता हूं मैं यहां पे, COH, CH2, C, इधर R, इधर H, और इधर लगा दूं मैं क्या? NH2। तो देखो, COH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो ये क्या हो जाएगा? गामा अमीनो एसिड। डेल्टा वाला मैं इधर बना देता हूं। कैसे? समझ गया? हो गया। अब आप COH के रेस्पेक्ट में एक अल्फा हो गया, 2 बीटा हो गया, 3 गामा हो गया, और यहां पर R, इधर H, और इसी कार्बन पे मैं क्या लगा दूं? NH2। और यहां लिख दूंगा ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। तो ये डेल्टा अमीनो एसिड। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और ये डेल्टा अमीनो एसिड हो गया। अब इन अमीनो एसिड के हीटिंग इफेक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूं हीटिंग इफेक्ट बहुत ही ध्यान से लिखेंगे सब लोग, नोट्स बना लेंगे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में अगर अमीनो एसिड से क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 पेज में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये अमीनो एसिड वाला पार्ट अपना है ना। लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा। हीटिंग इफेक्ट्स पे चलते हैं। तो नंबर 1 है अल्फा अमीनो एसिड का, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, R, C डबल बॉन्ड OH, इधर लिख रहा हूं H, यहां लिख रहा हूं NH2, इसी को बोलूंगा अल्फा। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है ना, अल्फा पे NH2 लगा, मैंने ऐसा करके लिख दिया। अब होता क्या है, जब हम अल्फा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो इसके 2 मोल लिखने, एक तो मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस दूसरा मोल कैसा आएगा, इधर NH2 नीचे लिखा है, यहां ऊपर कर दो NH, एक H बाहर कर दो, CRH, और इधर क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ऐसा। तो हमने क्या करा, इसको पलट दिया। किसको? COH ऊपर था तो यहां नीचे कर दिया, इधर NH2 था तो यहां ऊपर कर दिया। अब हम देखो समझ ही गए होगे करना क्या है, वाटर निकालना है। देखना, यहां से OH और यहां से H, क्या कर दो? वाटर निकाल दो। एसिड से OH और NH2 से H ले लो। तो कैसा दिखेगा आपको? देखो ऐसा दिखेगा, R C H, रिंग बन जाएगी, C डबल बॉन्ड
ऊपर NH, इधर CRH, यहां NH और इधर C डबल बॉन्ड हो, ऐसा दिखेगा आपको। और अल्फा अमीनो एसिड की हीटिंग से जो बनता है, इसको हीट कराने से जो बनता है, इसको बोलते हैं लैक्टाइड। इसका नाम क्या है? लैक्टाइड। इसी तरीके से बीटा अमीनो एसिड का हीटिंग लिखेंगे सेकंड नंबर पे। तो मैं बीटा अमीनो एसिड ऐसे लिख रहा हूं, RCH, यहां पर NH2, CH देखो इसी को बोलूंगा बीटा अमीनो एसिड। COH के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा। क्या करना है बहुत ध्यान से, अल्फा से H और बीटा से NH2, अमोनिया निकाल दो, अमोनिया उड़ा दो यहां पे, तो यहां बीच में बॉन्ड आ जाएगा, क्या दिखेगा? R CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COH। तो बीटा अमीनो एसिड की हीटिंग से क्या बनता है? इसको बोल रहा हूं अल्फा, इसको बोल रहा हूं बीटा, तो इससे बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जितने भी अमीनो एसिड थे ना, अगर मैं सभी जगह NH2 हटा के OH लगा दूं ना, तो सबके हीटिंग भी सेम हो जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट में जो NH आ रहा है ना, उस सब जगह क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, मतलब O आ जाएगा, जैसे NH इज इक्वल टू O लिख सकते हो आप। तो जितने भी, मैं फिर से बता दूं, जितने भी अमीनो एसिड की हीटिंग हम लिख रहे हैं, सारे के सारे हाइड्रोक्सी एसिड की भी हीटिंग वैसी होगी। मतलब आप NH2 हटा के OH लगा दो, सारी की सारी हीटिंग वैसी सेम टू सेम। ठीक है, तो ये दो नोट कर लो, फिर मैं गामा और डेल्टा का और बताता हूं। लिख लो इसको पहले। अगला है हमारा गामा अमीनो एसिड का हीटिंग इफेक्ट। ध्यान से देखना जरा, मैं कैसे लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखना। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। यहां क्या लगा था? NH2 लगा था, तो NH और H बाहर ऐसे, और यहां R लगा था। सही है, ऐसे ही था, मैंने उसको मोड़ के लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि वाटर निकालना है। तो एसिड से OH और एल्कोहल, इससे अमीन से क्या ले लो? H। एसिड से OH और अमीन से H, तो क्या होगा? रिंग बन जाएगी ऐसी। कितने? 1 2 3 4 5 मेंबर की, डबल बॉन्ड हो, NH ऐसा, और यहां पर क्या लगा है? R। बहुत ध्यान से देख लो क्या बना। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ऐसा। अब ये जो साइक्लिक अमाइड है ना, इनका नाम होता है, साइक्लिक अमाइड को बोलते हैं लैक्टम, तो इसका नाम है गामा लैक्टम। क्या नाम है इसका? गामा लैक्टम। अगर NH हटा के O लगा देते तो उसको बोलते हैं लैक्टोन। ठीक है, तो गामा लैक्टोन हो जाता अगर हाइड्रोक्सी एसिड लेता तो मैं। इसी तरीके से एक और है, डेल्टा वाला भी देख ही लो। एक कार्बन और बढ़ा दो बस, बाकी कुछ नहीं करना आपको। 1 2 3, ये गामा हो गया, 4, और यहां क्या लगा है? NH2। इस तरीके से देखो भाई, यहां पर क्या था? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, यहां ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये डेल्टा। यहां से क्या करना है आपको? वाटर निकालना है। तो क्या होगा? कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी हीटिंग पर? 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्डो NH, ठीक है, ऐसा 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 हो गई। चेक, यहां क्या लगा है? R। चेक कर लें, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, डेल्टा पर NH लगा है, तो इसका नाम है डेल्टा लैक्टम। ठीक है, आगे अपन कैप्रोलैक्टम के बारे में पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये बात हो गई अपनी हीटिंग इफेक्ट की। ठीक है, अब इतने सारे हमने जो अमीनो एसिड पढ़े, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है वो है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लिखना। अल्फा अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अल्फा अमीनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। अल्फा अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है प्रोटीन्स के। मतलब जो प्रोटीन है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ऐसा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन जानते हो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा अमीनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इन सभी में, तो इसके बारे में हम अब आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा
अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे, और वो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम? पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन आर ग्रुप। अब ये जो आर ग्रुप जो था मेरा अल्फा अमीनो एसिड में, आर ग्रुप कौन सा था? ध्यान से देखना, आर सी एच NH2 और COH, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा था, सही है? तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, अल्फा पे NH2 मतलब अल्फा अमीनो एसिड है। अब मैंने बोला बेस्ड ऑन आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया? अगर आर ग्रुप में COOH ग्रुप है, इसका मतलब वो एसिडिक अमीनो एसिड है। अगर आर में NH2 है तो वो बेसिक अमीनो एसिड है। अगर आर में ना तो COH है ना NH2 है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो मैं 3 केस बना के लिख रहा हूं। केस 1 एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में क्या लिखेंगे? आर कंटेन्स COOH ग्रुप। मतलब इनके अलावा, ये तो हैं, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है, आर में भी COH आ जाए तो होगा एसिडिक अमीनो एसिड। अभी हम एग्जांपल भी सारे आपको लिखवाएंगे और याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। केस 2 दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड। अब ये क्या होता है? आर कंटेन्स NH2 ग्रुप। अगर आर में क्या आ जाए? NH2 ग्रुप आ जाए तो क्या बोलेंगे? बेसिक अमीनो एसिड। इनके अलावा एक और NH2 आ जाए। केस 3 न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसके बारे में ये लिखेंगे आर नाइदर कंटेन COH नॉर NH2। मतलब इसमें ना तो COH हो ना NH2 हो, तो ये क्या आ जाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड। इनके डिफरेंट एग्जांपल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी अपन थोड़ी देर बाद लिखेंगे। पहले आप क्लासिफिकेशन समझ लो कैसा था। आर ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया कि आर में COH है तो एसिडिक, आर में NH2 है तो बेसिक, अगर ना COH हो ना NH2 हो तो न्यूट्रल। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये मोनोमर होते प्रोटीन्स के। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन है हमारा अल्फा अमीनो एसिड का, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मतलब इनकी हमें जरूरत है, नॉन एसेंशियल मतलब इनकी जरूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एसेंशियल का मतलब ये तो चाहिए हमें, और नॉन एसेंशियल मतलब ये बॉडी में अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल के बारे में हम ये लिखेंगे कि मस्ट बी इन अवर डाइट। ये डाइट में होना चाहिए। ठीक है, और कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ये डाइट में होना चाहिए और ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। जबकि नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी। ठीक है, ऐसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे एसेंशियल होते हैं, बहुत सारे नॉन एसेंशियल। कुछ एग्जांपल मैं अभी लिख देता हूं, बाकी जब मैं अल्फा अमीनो एसिड का बताऊंगा तो वहां सारे जितने लिखाऊंगा उसमें सारे बता दूंगा कौन कौन से एसेंशियल और कौन कौन से नॉन एसेंशियल हैं। तो अभी तो एग्जांपल के तौर पे लिख लो, फिनाइल अलानिन। ठीक है, फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ये सब क्या होते हैं? एसेंशियल में। ठीक है, अभी एक आध लिख देता हूं मैं बस। और यहां एग्जांपल लिखना हो तो लिख लो अलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सब है ना। तो ये क्या होते हैं? आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एक एग्जांपल अभी लिख दिया। अब एक बात आती सेमी एसेंशियल, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जब ग्रोथ होती है उसके दौरान हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सेमी एसेंशियल क्या होते हैं? कि जो ग्रोथ के दौरान हमें चाहिए। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं सेमी एसेंशियल का, जैसे आर्जिनिन। ठीक है, इस टाइप के। ठीक, तो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, बेसिक, ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सेमी एसेंशियल मतलब जो आपको ग्रोथ के दौरान चाहिए उसके बाद आपके बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। एसेंशियल क्या होते हैं? जो डाइट में चाहिए हमें, ये वाले बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड पे चलते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से लिखिएगा। नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, देयर आर
अप्रॉक्स 23 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स। अब ये जो 23 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है उनमें से ग्लाइसिन इज द ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से लिखना। ग्लाइसिन एक ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो CH, यहां हम R लगाया करते थे, यहां भी H लगा दो, और यहां क्या है NH2 और यहां क्या है COH। तो देखो जरा ध्यान से, अब ये कार्बन कायरल थोड़ी रहा, तो ये कार्बन अगर कायरल नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे अमीनो एसिड में यहां कुछ ना कुछ R होता था, ठीक है, तो वो वेरी कर सकता है, मतलब ये कार्बन कायरल हो जाता है सभी जगह ग्लाइसिन को छोड़कर। तो ध्यान रखना, ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पॉइंट नंबर 3, all amino acids are belongs to L family। L फैमिली का क्या मतलब है, जैसे कार्बोहाइड्रेट डी फैमिली से होती है, ये L फैमिली, मतलब L फैमिली हम कैसे डिसाइड करते हैं अमीनो एसिड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कैसे करते थे, OH अगर राइट साइड हो, OH अगर राइट साइड हो तो डी फैमिली होती थी लास्ट कायरल कार्बन पे। अगर यहां NH2 राइट साइड हो तो फिर क्या हो जाएगी, डी फैमिली। अगर NH2 लेफ्ट है तो क्या हो जाएगी, L फैमिली। तो यहां का जो NH2 है, जो कायरल कार्बन होगा आपके पास, तो NH2 कहां होगा, लेफ्ट साइड, और H कहां होगा, राइट साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, L फैमिली। ध्यान रखना, लास्ट कायरल कार्बन से डिसाइड होता है डी फैमिली और L फैमिली। वहां क्या था कार्बोहाइड्रेट में, OH राइट था, H लेफ्ट था, तो हम क्या बोलते थे, डी फैमिली, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स हैव लो Ka एंड Kb वैल्यूज। Ka Kb क्या है, आयन इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ी रखा है। K है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड और Kb है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, है ना। अगला पॉइंट 5th, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अल्फा अमीनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम ज़्यूटारायन बोलते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, बहुत अच्छे से लिखना है, इसको नोट कर लो। अब चलो आगे हम कुछ एग्जाम्पल लिखने वाले हैं अल्फा अमीनो एसिड के। जितने मैं लिखाऊंगा बस उतने ही आपको याद रखने हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ सिलेक्टेड आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको। अब देखो मैंने जो टेबल बनाई है इसमें मतलब क्या है, यहां पर मैं अमीनो एसिड का नाम लिखूंगा और यहां पर R ग्रुप लगाऊंगा। अमीनो एसिड में कौन से लिख रहे हैं हम, अल्फा। जैसे आपको याद हो अल्फा अमीनो एसिड हम ऐसे लिखते थे, R CH COH और यहां क्या रहता था, NH2। तो ये जो R ग्रुप है देखो ये तो कॉमन रहेगा, बस ये R ग्रुप चेंज करते जाओ, अमीनो एसिड बदलता जाएगा। और हर अमीनो एसिड का 3 लेटर का एक सिंबल भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। तो स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला अमीनो एसिड, उसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन में जो R ग्रुप होता है वो होता है CH2, फिर बेंजीन और यहां OH, ऐसा पैरा पर OH है, ऐसा इस तरीके से देख लो। और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है ये CH NH2 COH, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके आगे लिखना चाहो तो क्या आएगा, CH NH2 और COH। तो इसका जो R ग्रुप है वो क्या है, वो इतना पार्ट है, आगे मैं R वाला ग्रुप लिखूंगा, ठीक है। 3 लेटर सिंबल क्या देते हैं, जो स्टार्टिंग के 3 है, TYR, टायर, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। तो मैं यहां पे लिखते जाता हूं। अगला है सेरीन। सेरीन होता है CH2 OH और इधर क्या जुड़ा है, ये पूरा का पूरा CH NH2 COH, ठीक है, ये H है। इसका क्या होता है, सेर, SER, 3 लेटर सिंबल। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में जो R होता है वो होता है H,
और इसको लिखते हैं GLY, ठीक है। अगला है अलानिन, अलानिन में होता है मिथाइल, CH3 ग्रुप, ठीक है, और बाकी ये पूरा कॉमन है, इसको लिखते हैं अला। फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन, ये होता है आपका मिथाइल का एक एच हटा के क्या लगा दो PH, तो ये हो जाएगा फिनाइल अलानिन। बाकी पूरा ये कॉमन चल रहा है, इसको लिखते हैं फी, PHE, ठीक है, 3 लेटर वाला। वैलिन, वैलिन में होता है Me2CH, ठीक, और इसको लिखते हैं VAL। ये 3 लेटर सिंबल भी याद रखना, स्टार्टिंग के 3 लिख रहे हैं बस अपन, है ना। ल्यूसीन, ल्यूसीन में क्या होता है, एक और बढ़ा दो यहां Me2CH और CH2 ऐसा, बाकी पूरा कॉमन, और इसका है LEU। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये होता है ETCHME, और इसको लिखते हैं ILE। आइसोल्यूसिन में लिखते हैं ILE, ठीक है, इसका 3 लेटर सिंबल ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो मैंने 8 लिखे, इन सब में आप देखो जरा, R वाला जो ग्रुप है उसमें कहीं भी आपको COH या NH2 ग्रुप नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो ये सब के सब क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइसोल्यूसिन ना, लाइसिन, CH2 4NH2, बाकी यहां पर क्या लिखा है, CH NH2 COH LYS, ऐसा। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये होता है CH2 COH, बाकी यहां पर कॉमन, और इसको लिखते हैं ASP, ऐसा। अगला है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये होता है 2 CH2 लगा दो यहां, एक और बढ़ा दो, CH2 और यहां क्या आएगा, COOH, इसको लिखते हैं GLU, ग्लू, ठीक। अगला है आर्जिनिन, आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें होता है CH2 3, इसका मतलब क्या है, जैसे यहां CH2 4 का मतलब 4 बार लगाना है, CH2 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 CH2, यहां CH2 3 का मतलब क्या है, CH2 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 3 बार, ठीक है। उसके बाद आता है NH, C डबल बॉन्ड N H, और यहां NH2, ऐसा होता है आर्जिनिन। और ये ध्यान रखना, इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, इस ग्रुप को बोलते हैं ग्वानिडीन ग्रुप, बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, ध्यान रखना, ग्वानिडीन ग्रुप। और उसमें भी अगर आपसे बेसिक नाइट्रोजन पूछ ले, किस नाइट्रोजन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, इसकी, अगर कभी इसको प्रोटोनेट करोगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो H+ ले लेगा, तो इसको लिखते हैं ARG। तो टोटल 12 आपको याद रखने हैं, बाकी और भी होते हैं, प्रोलिन, हिस्टामिन, ठीक है, मिथियोनिन, इस टाइप के बहुत होते हैं, लेकिन अपने काम के जो है बस उतने याद रखो। ये 8 लिखे हैं मैंने न्यूट्रल, ये क्या है, बेसिक, ये एसिडिक, ये एसिडिक, और ये बेसिक। NH2 ग्रुप आ गए ना, तो ये बेसिक हो गए, COH आ गया तो ये एसिडिक हो गए। तो इतने अमीनो एसिड आपको याद रखने हैं, इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसमें ट्रिक बताता हूं कि किस तरीके से याद रखेंगे। और मैं इसमें एक बार ये भी लिख देता हूं कौन से एसेंशियल और कौन से नॉन एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल को E लिख दूंगा, नॉन एसेंशियल को NE लिख दूंगा, फिर आप नोट कर लेना इसे, इसको नोट कर लो पहले। तो अमीनो एसिड की जो टेबल है उसको याद करने की क्या ट्रिक है, उसको ध्यान से देखेंगे। ये सारे के सारे मैंने 3 लेटर सिंबल लिख दिए, यहां पर मैंने आर्जिनिन को पूरा लिखा है, ठीक है, ताकि पूरा ये आपको याद हो जाए। ये क्या है आपका, टायरोसिन, ये है सेरिन, ग्लाइसिन, अलानिन, फिनाइलअलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और आर्जिनिन। इसको किस तरीके से याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखना है कि तेरे शहर ग्वालियर में, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, तेरे शहर ग्वालियर, ग्लाइसिन और अलानिन एक साथ मिला के याद रखना, तेरे शहर ग्वालियर में फेरी वाला, ठीक है, फेरी वाला लेने आए लगान, इस तरीके से आप याद रखेंगे। लिख देता हूं मैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। तेरे शहर
ग्वालियर, इस तरीके से मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं, है ना। मैं फेरी वाला लेने आए लगान, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं, ये जो लास्ट के 4 यहां लिखे हैं, क्योंकि ये सब न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो ये जो लास्ट के लिखे हैं ये सब क्या हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। और यहां पर पहला और लास्ट वाला मतलब बेसिक अमीनो एसिड में ये दोनों, ठीक। बाकी अगर न्यूट्रल की बात करें तो उसमें लास्ट वाले 4, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक अमीनो एसिड, इस टाइप से, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। तो ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये सारे क्या है, न्यूट्रल है। ये ऐसा भी पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन बेंजीन रिंग, तो टायरोसिन, इस टाइप से। फिनोलिक ग्रुप किसमें है, तो टायरोसिन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन भी बताता हूं कैसे आते हैं। अब देख लो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में, देखो जरा ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, तो आपको अमीनो एसिड याद होंगे तभी आप आसानी से आंसर कर पाओगे। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, जिसमें CH2COH होता है। वेलिन में क्या होता है, Me2CH होता है, ठीक। सेरिन में क्या होता है, CH2OH होता है। और लाइसिन में क्या होता है, CH2 4 और NH2, मतलब NH2 ग्रुप आने से क्या बन गया, ये बेसिक अमीनो एसिड। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे सीधा याद है तो मैं डी आंसर लगाऊंगा ना, बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इस वाले में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसो ग्रुप। अब थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कैसे क्या लिखा है, आइसो ग्रुप। अब आइसो ग्रुप होता है Me2CH, लेकिन यहां आप ये ऑप्शन देखेंगे तो कई लोग ये आंसर लगाना चाहते हैं, क्यों, आइसो यहां लिखा आ रहा है ना और यहां भी आइसो, ऐसे मैच मत करा देना। आइसोल्यूसिन में आइसो ग्रुप नहीं होता, ध्यान रखना, ETCHMe होता है उसमें। ल्यूसिन में होता है क्या, Me2CH, ल्यूसिन में होता है Me2CH CH2, ठीक है, ये ग्रुप था, अभी पीछे मैंने लिखाया Me2CH और CH2। तो ये जो ग्रुप है इसी का नाम क्या है, Me2CH का आइसो ग्रुप, ठीक है। आइसोनियो वगैरह जो होते थे ना, उन्हीं का ये आइसो ग्रुप। अलानिन में क्या होता है, मिथाइल होता है। ग्लाइसिन में क्या होता है, H होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी। तो सीधा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अब अमीनो एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यूटर आयन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं ज़्यूटर आयन की बात करूं तो क्या होता है ये ज़्यूटर आयन, इसके बारे में लिख रहा हूं, ज़्यूटर आयन इज अ बाइपोलर आयन, बाइपोलर आयन। ज़्यूटर आयन क्या होता है, एक बाइपोलर आयन होता है, मतलब दोनों चार्ज होते हैं इसमें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर मैं ज़्यूटर आयन बना के बताऊं आपको दूसरे पॉइंट में तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर अल्फा अमीनो एसिड का ज़्यूटर आयन आप बनाओगे तो ध्यान से देखना जरा, ये NH2 और ये COH, ये एक अपना अमीनो एसिड है, लेकिन अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अमीनो एसिड 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटायन, एनायन और ज़्यूटर आयन। अब ये क्या फॉर्म होते हैं, होता क्या है, जो सॉल्यूशन उसकी pH पे डिपेंड करता है एक्चुअल में, कि कौन सा फॉर्म कब एग्जिस्ट करना चाहिए। और ज़्यूटर आयन क्या है उसके बारे में अगर हम लिखें तो ज़्यूटर आयन होता है ऐसा, RCH, ये H इसको दे दो तो ऐसा बन जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव। अब देखो यहां कैटायन भी आ गया, एनायन भी आ गया, 2 पोल हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर आयन। अब ये कब एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक कब एग्जिस्ट करता है और एनायनिक कब एग्जिस्ट करता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप ज़्यूटर आयन के बारे में लिख लो कि ज़्यूटर आयन दिखता कैसे है। ज़्यूटर आयन इस तरीके से दिखता है और सॉल्यूशन की pH पे डिपेंड करता है कि उसको किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को। नोट करो, फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे याद करना है आपको, कैटायनिक फॉर्म कब होती है, एनायनिक कब होती है और ज़्यूटर आयनिक कब होती है। अब हम देखते हैं कोई भी अमीनो एसिड किस फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है। बहुत ध्यान से देखना, जो भी अमीनो एसिड है उसके 3 फॉर्म होते हैं, एक एनायनिक, एक ज़्यूटर आयनिक और एक कैटायनिक। अगर मैं एनायनिक फॉर्म लिखूं तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, RCH NH2 और CO-, ये होगा आपका एनायनिक फॉर्म, ठीक। अगर मैं इसमें H+ मिला दूं, अगर मैं इसमें H+ मिला दूं तो बताओ ये लेगा कि ये लेगा। इन दोनों में चेक करेंगे किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होती है इससे, इसलिए ये लेगा। तो ये H+ लेके क्या बनाएगा, RCH, ऊपर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये आएगा CO नेगेटिव, ऐसा, ठीक। ये बन गया बाइपोलर आयन, इसी को बोलेंगे ज़्यूटर आयन। अगर मान लो और एसिडिक सॉल्यूशन कर दें हम इसको और H+ डालें
तो अब इसके पास तो कैपेसिटी है नहीं लेने की, तो अब ये ले लेगा। तो क्या बनेगा, आर सी एच NH3 पॉजिटिव और COH, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनायनिक, ये ज्यूटरायनिक, ये कैटायनिक। अगर कोई उल्टा चलना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है कि अगर मुझे इस तरफ आना है तो मैं क्या डाल दूं, OH माइनस। तो OH माइनस बेस है, वो क्या करेगा, इन दोनों में से जो ज्यादा एसिडिक है उससे H प्लस लेगा, और ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे, तो OH माइनस यहां से H निकाल देगा, तो ये बना देगा। अब फिर से OH माइनस डालो इसमें जरा, तो अब तो CO माइनस बचा ना, यहां H तो बचा नहीं, H इसका निकल जाएगा तो यहां पहुंच जाओगे। तो जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, यहां से हम H प्लस बढ़ा रहे हैं उस तरफ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि pH डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल सही है। क्यों? H प्लस बढ़ना मतलब pH का कम होना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। तो अगर मैं ये लिखूं ये किस pH पर एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है हाई pH पर। किस पर? हाई pH पर। ये किस pH पर एग्जिस्ट करता है? इंटरमीडिएट pH पर। इंटरमीडिएट pH। अब ये इंटरमीडिएट pH का मतलब क्या है, हम क्या माने कि इंटरमीडिएट हो? भाई इंटरमीडिएट का मतलब क्या, हम किस वैल्यू को इंटरमीडिएट माने, उसको हम बोलते हैं PI। PI का मतलब होता है pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर हम जो कैलकुलेट करेंगे pH उसको बोलते हैं PI, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है द पॉइंट वेयर नो नेट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अमीनो एसिड। जो अल्फा अमीनो एसिड है उस पर कोई नो नेट चार्ज, मतलब चार्ज ही ना हो, सीधा सही है ना, नो नेट चार्ज का मतलब यही है। जैसे यहां क्या बोलोगे, एनायनिक, यहां क्या बोलोगे, कैटायनिक, यहां तो न्यूट्रल हो गया ना। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर कोई आयन का माइग्रेशन वगैरह ना हो, मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, PI। इसको हमें क्वेश्चंस में कैलकुलेट भी करना होता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हाई pH के बारे में बात हो गई, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट pH कौन सी, ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ो तो इसको मैं लिख सकता हूं लो pH। क्यों? H प्लस बढ़ा रहे हैं ना अपन, तो pH कम होती जा रही है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई भी अमीनो एसिड दे देंगे, आपसे बोलेंगे भाई साहब इसकी PI या pH इतनी है, अब बताओ कैटायनिक फॉर्म पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा, pH कम पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा, और pH ज्यादा पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो मेन क्या है, अगर आपको ये याद होंगे कि कब कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको करके बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है। पहले इसको याद करने की ट्रिक लिख लो, क्या है इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखो एनायनिक मतलब A लिख रहा हूं, ठीक है, ज्यूटरायनिक मतलब Z लिख रहा हूं, कैटायनिक मतलब कैट लिख रहा हूं, इस तरीके से, ठीक। ये लिख रहा हूं हाई, ये इंटरमीडिएट, और ये लो, और pH, सही है। इसी को मैंने क्या करा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो एनायनिक, ज्यूटरायनिक, कैटायनिक, HILPH। तो इसको ऐसे याद रखना, आज कटरीना हिल स्टेशन पर है, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लिख देता हूं मैं, आज कटरीना, यहां लिखना हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, pH मतलब पर है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको ये याद होंगे ना कब कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से करना है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में आपके सामने, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। कैसे निकालना है, देखो जो भी हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, वहां पर हमने बात की थी कि नो नेट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब नो नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अमीनो एसिड, यही बोलते थे अपन। तो जब इसका हम PI निकालेंगे, मतलब pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये तो एक एम्फीप्रोटिक स्पीसी है ना, ये H प्लस देता भी है और ये H प्लस लेता भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो PI निकलती है एम्फीप्रोटिक में, याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला था कि दोनों ग्रुप का pK का एवरेज ले लो। तो आपको दोनों ग्रुप के pK दे रखे होंगे, कभी pK ना दे के pK भी दे देंगे तो 14 में से माइनस करके pK निकाल लेना। क्यों? pK प्लस pK भी इक्वल टू 14 होता है। तो मैंने क्या करा, इसका एवरेज लिया, तो कितना आ गया, 9.7 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 12/2, 6 आ जाएगा। बहुत ईजी है। इसी तरीके से अगर एसिडिक अमीनो एसिड का निकालना है, अब तो मेरे पास 3 ग्रुप है, तो अब मैं किसका एवरेज लूंगा, तो आपको इसमें एवरेज लेना है, एसिडिक अमीनो एसिड है ना, तो एसिडिक ग्रुप का एवरेज ले लो, मतलब इसका और इसका। तो मैं क्या लिख रहा हूं, pKa1
प्लस pKa3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया 4 + 2/2, मतलब आ गया 6/2 मीन्स 3। इस तरीके से बहुत इजी है। बेसिक अमीनो एसिड का अगर निकालना है तो बेसिक ग्रुप का एवरेज ले लो, तो Pi इज इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 9/2 कितना हो गया ये 19/2, 9.5। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। आप इनको जैसा मैंने आपको बताया है कि आप फॉर्म बना के भी कर सकते हो, कैटायनिक फॉर्म, ज्यूटारायनिक फॉर्म, एनायनिक फॉर्म, ठीक है, हाई पीएच, लो पीएच, वो सारा कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखो किसको कैसे करना है। न्यूट्रल में 2 ही में पीके, तो उसका एवरेज लेना है, एसिडिक में एसिडिक वालों का एवरेज लेना है, बेसिक में बेसिक वालों का एवरेज लेना है ना। तो बहुत ईजी है। तो इतना तो याद रख ही सकते हो, बचपन में बहुत सारी चीजें वैसे ही याद रखते हुए आ रहे हो, तो थोड़ा सा ये भी कर लो, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लो। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, पीआई ऑफ अमीनो एसिड कह रहे हैं 5.97 है, ठीक है। यूजुअली 5.97 अगर याद रखना चाहो तो ग्लाइसिन का होता है, वैसे याद करने की जरूरत है नहीं। तो पीआई ऑफ अमीनो एसिड क्या है 5.97। तो अब आपको यह बताना है कि कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा पीएच 2.1 पे, पीएच 5.97 पे और पीएच 11.3 पे। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आज कटरीना हिल स्टेशन पर है तो वही लगाएंगे हम। क्या लगाना है हमें, ध्यान से देखो, 5.97 तो क्या है, पीआई है ना, पीआई है, इसका मतलब यहां पर तो जोटर आयन एग्जिस्ट करेगा। तो पीआई 5.97 पर कौन सा आयन होगा, जोटर आयन, ठीक है। अब ध्यान देना, पीएच 2.1 है, तो ये कौन सी पीएच है, लो पीएच है। लो पीएच पर कौन सा एग्जिस्ट करता है, याद करो। ट्रिक को हमें लिखना होगा कैसे, इस तरीके से, आज कटरीना हिल स्टेशन पर है, ऐसे लिखते थे अपन। तो लो पीएच पे कौन सा फॉर्म होता है, कैटायनिक फॉर्म। तो पहले वाले का आएगा क्या आंसर, फर्स्ट वाले का कैटायनिक फॉर्म। और कैटायनिक फॉर्म में क्या होता है, यहां पर जो अमीनो एसिड है ये ग्लाइसिन होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं ग्लाइसिन है। तो अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे कैटायनिक फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। ये जो पीआई है ये ग्लाइसिन की होती है। अगर आपको अमीनो एसिड दिया है तो आपको कैटायनिक फॉर्म बना के दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। दूसरा, अगर पीएच 5.97 है तो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जोटर आयन मिलेगा। तो जोटर आयन क्या होता है, बाइपोलर आयन, ठीक। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया, CH2 NH3+ और CO-। इस तरीके से ऐसे हम थर्ड वाला लिखेंगे। अगर पीएच 11.3 है तो ये क्या है, हाई है, इसका मतलब क्या हो गया, एनायनिक फॉर्म। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया, एनायनिक फॉर्म। और अगर आप दिखाना चाहते हो एनायनिक फॉर्म तो कैसा होगा, CH2 NH2 और COO-। तो इस तरीके से हम सारे फॉर्म दिखा सकते हैं। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। द बॉन्ड बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH, बॉन्ड बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अमीनो एसिड्स, अगर 2 अमीनो एसिड मिल रहे हैं हाइड्रोलिसिस पर तो डाइपेप्टाइड बोलते हैं, 3 अगर मिल रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं, 4 मिल रहे हैं तो टेट्रापेप्टाइड, अगर बहुत सारे मिल रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हर C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज नहीं होता। ध्यान से सुनना, कैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3, क्या ये C डबल बॉन्ड O और NH के बीच वाला बॉन्ड, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पेप्टाइड लिंकेज है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड है क्या। तो आप हाइड्रोलिसिस करके देख लो, कैसे कराओगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, N को दे दो H और इसको दे दो OH, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से प्लस माइनस, और वाटर से H+ इसको और OH- इसको, तो क्या बनता हुआ नजर आएगा, आपको मिलेगा CH3COOH और क्या मिलेगा CH3NH2। क्या ये अमीनो एसिड है, नहीं है ना, अमीनो एसिड बनना चाहिए। इसका मतलब इस C डबल बॉन्ड NH को, ये नॉट अ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड
लिंकेज। लेकिन अगर वहीं पर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहां ले लिया मैंने CH2 NH2, बहुत ध्यान से देखना, NH CH CH3 और COH। बताओ क्या ये पेप्टाइड लिंकेज है, ये वाली, ठीक है, अलग कलर से बना देता हूं, क्या ये पेप्टाइड लिंकेज है? चेक कर लेते हैं। बॉन्ड ब्रेक करो किससे? H और OH से। तो ध्यान से देखोगे, इस तरफ क्या बन गया? इस तरफ बन गया CH2 NH2 COH। क्या होता है ये? ग्लाइसिन, अमीनो एसिड है। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ मिलना चाहिए अमीनो एसिड, ऐसा नहीं एक साइड मिले, दोनों तरफ। इधर क्या बन गया? इधर बन गया CH3 CH NH2 और COH। इसका नाम क्या? अलानिन। अलानिन। तो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस पर दो क्या मिले? अमीनो एसिड मिल गए ना। इसका मतलब ये एक पेप्टाइड लिंकेज है, तो इसको क्या बोलूंगा? C डबल बॉन्ड ONH। ये क्या बोलूंगा? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो इस तरीके से हम पता करते हैं पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप बताना मुझे कितने पेप्टाइड लिंकेज है ना। फाइंड नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस। एक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, आपको बताना है कितनी है। मैं बना रहा हूं, एक है ना, Me2CH CHNH2 C डबल बॉन्डो NH CH CH2OH C डबल बॉन्डो NH CH3, ठीक है। अब आपको देखो जरा, दो जगह दिख रहा है क्या? C डबल बॉन्डो NH, अलग कलर से बनाता हूं तो अलग लगेगा। एक यहां पर आ रहा है और एक आ रहा है यहां पे, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लो, द बॉन्ड बिटवीन C डबल बॉन्ड एंड NH। तो C डबल बॉन्ड और NH के बीच का जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कब? जब हाइड्रोलिसिस पर अमीनो एसिड मिले। तो क्या करो, इनको हाइड्रोलिसिस करा के बताओ कि इसमें एक है कि दो है। पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, फिर वापस आओ। देखो मैं आगे बढ़ता हूं, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर H और इधर OH। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर H और इधर OH। तो ध्यान से देखो जरा, इस तरफ ये इतना पार्ट, ये क्या बन गया? वैलिन। वैलिन बन गया ना ये। अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के बताऊं, Me2CH, देखो वैलिन है ये, CHNH2COH, ये बन गया वैलिन, ठीक है। और इधर वाला पार्ट ये बन गया सेरिन, है ना। तो ये आ गया आपका क्या? CH2OH CHNH2 और COH। तो ये क्या बन गया? सेरिन। ये भी अमीनो एसिड है, लेकिन इधर तो मिथाइल अमीन ही मिला ना। अगर ये पार्ट देखूं तो ये क्या बन रहा है? CH3NH2। तो ये अमीनो एसिड थोड़ी है। इस वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बोलेंगे, इस वाले बॉन्ड को पेप्टाइड नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज है, यस। और इसके बारे में बोलेंगे पेप्टाइड नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, पेप्टाइड लिंकेजेस आपसे पूछी जा सकती है। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन है अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, जिसको बोलते हैं स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। स्ट्रैकर्स सिंथेसिस, ध्यान से समझना क्या होती है। ये सिंपल है बिल्कुल। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है, जैसे एल्डिहाइड मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन होती है NH4 CN और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बनता है अमीनो एसिड RCHNH2 और COH। किस तरीके से बनाना है आपको? पहला स्टेप आप ऐसे लिखो, देखो NH4CN को ऐसे लिख लो, NH4 प्लस और CN माइनस। इसको तोड़ लो ऐसे, ये माइनस ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका है। O के साथ क्या आ गया? NH4 और यहां लग गया CN और इधर H। अब इसमें से वाटर निकाल दो इधर से, तो 2H उठा लो, एक उठा लो, तो क्या दिखेगा? RCNH2 H और क्या आ गया? CN। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है?
एसिड बनता है। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया है, क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट एसिटिलीन से अलानिन CH3CH NH2 और COH, इससे क्या बनाना है तुम्हें? अलानिन बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Hg2 प्लस वाटर। क्या करते हो आप? पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते हो। सिमेट्रिकल है तो किसी को भी H और किसी को भी OH दे दो। कितनी बार? 2 बार। एक ही कार्बन पे 2 H, अनस्टेबल, वाटर निकाल दोगे तो आ जाएगा CH3CHO। अब CH3CHO से क्या करोगे? इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ? NH4CN के साथ। तो वही प्लस माइनस कर लो ऐसा, तो क्या दिखेगा? CH3CH ONH4 माइनस प्लस, और यहां क्या आ गया? CN, वाटर निकाल दो तो माइनस वाटर, क्या आ गया? CH3CH NH2 और CN। सही है ना, यहां से वाटर निकल गया H2O। अब इसका क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ गए आप? नोट कर लीजिए इसे। तो अपना अमीनो एसिड वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं इनकी डीपीपी मैंने एप्लीकेशन में डाल रखी है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ठीक है, लिंक मैं भी दे देता हूं। और अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर फ्री स्टडी मटेरियल है आपको, आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे मैंने कुछ बुक्स भी डाली हैं और कुछ क्वेश्चन का सेट भी डाला है जेई मेन के लिए और नीट के लिए। ठीक है, और कुछ जेई एडवांस की भी बुक्स मैंने वहां पर ऑर्गेनिक के लिए डाल रखी है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, जेई एडवांस वाले अगर कोई हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ऑर्गेनिक का पूरा खत्म हो गया। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। बहुत सारा मटेरियल है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जितने भी मैंने यहाँ रिएक्शन कराई हैं, बहुत सारी रिएक्शन उसमें से मैंने छोड़ी भी हैं। मैंने क्यों छोड़ी है? क्योंकि वो रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पूरा फोकस रखा है नीट और जेई मेन के लिए। जो एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन है, मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की कवर हो जाए, और बहुत हद तक मैंने वो रिएक्शन कवर कराई है। ठीक है, एक आध दो हो सकता है छूट गई हो, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि छोड़ी है, लेकिन फिर भी अगर छूट गई है तो आप एनसीईआरटी को जरूर एक बार रीड करें। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है नीट और जेई मेन वालों के लिए। ठीक है, और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको एनसीईआरटी के करवाए हुए हैं यहाँ पर, आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिए। आप पूरे वीडियो पे डिपेंड मत हो जाइए कि पंकज सर ने वीडियो बनाया तो इसी को ही करेंगे। आप अपनी तरफ से एनसीईआरटी को जरूर रीड करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप अपनी तरफ से एनसीईआरटी को जरूर रीड करते रहें। मेरे वीडियो अगर आपने देखे बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है आपके एंड से, और आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं। पीछे जो इंडेक्स एक्सरसाइज दी है वो भी करना है, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी करने हैं, और प्रीवियस ईयर के नीट के, जेईई मेन के क्वेश्चन लगाने हैं, और आईआईटी के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लगाने हैं। 2007 से लेकर 2019 तक के आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आंसर वाले। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन आगे अगले वीडियो में अपने। नोट करो इसे।